हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टार्ट किए थे। पार्ट 1 में बहुत कुछ डील किए थे एंड आज पार्ट 2 में। पार्ट 1 में तो ज़्यादातर हम लोग कैसा क्रिएशन हुआ था, कैसे अंटार्कटिका बना था, उसी के बारे में मैप वगैरह से सब कुछ डिटेल आपको दिया था। जैसे कि आज देख रहे हैं कि 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं मेजर। ऐसे तो 22-25 करके छोटे छोटे हैं, तो जितने बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स उसी के अनुसार कॉन्टिनेंट बने हैं। तो क्रिएशन पे उतना ध्यान नहीं देना है, हम लोग बस स्टोरी समझते चलना है। तो यहाँ पे बहुत कुछ माइंड में रहना चाहिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे कैसे। जैसे कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत हम लोग जा रहे थे कहाँ पे, अंटार्कटिका पे। जो लेखिका थी तिसानी दोषी, याद रखिएगा, ये भी जा रही थी। तो थोड़ा बहुत रखना इस माइंड में। ज्योग्राफी तो समझना ही है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं समझेंगे। चैप्टर पढ़ने का थीम वही है कि कैसे आज हम लोग का जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहे इतना हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। अंटार्कटिका पर जाने से हम लोग को पता कैसे चलता है, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ह्यूमन इम्पैक्ट आज स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन यही सब ज़्यादा माइंड में रखना है। कौन कौन रशियन रिसर्च वेसल्स का नाम याद रखना होगा, एकेडमी ऑफ सोकल्सी का, इस सब का नाम याद रखना होगा। ठीक है ना। पार्ट ऑफ हिस्ट्री देख चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का क्या वहाँ प्रभाव पड़ा अंटार्कटिका पे, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग का सब कुछ स्टोरी वगैरह अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर कट हो पाएगा। एक सेकेंड चलिए ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को समझने के लिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पाल्ट्री 12,000 ईयर। देखिए कह रहा है कि मानव सभ्यता यानी मानव की धरती पर आए हुए लगभग मात्र 12 साल ही हो रहे हैं। अभी मात्र इनका इतना ही साल हुआ है, 12,000 वर्ष हुआ है यहाँ पे आए हुए, और अभी तक पैल्ट्री मैंने मात्र तुच्छ, ठीक है, बैरली ए फ्यू सेकेंड्स, एकमात्र बैरली फ्यू जियोलॉजिकल क्लॉक, मतलब ये तो मात्र छोटा सा समय है। जो 12,000 ईयर देख रहे हैं ना, ये जियोलॉजिकल टाइम से मिलाया जाए तो काफ़ी कम है, बहुत कम है। इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतना ही कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रिकस, मैंने हमने मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह को बहुत मैनेज किया, यानी कि मैनेज करने में हम लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव टू मैनेज, मतलब हम लोग को मैनेज करना पड़ रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम को। कैसे? ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर द नेचर पे हम लोग अपना प्रभुत्व जमा दिया, हम अपना निशानी दे चुके हैं। विथ आवर विलेजेस, टाउन, सिटी, मेगा सिटी, यह सब बना बना के नेचर पे अपना निशानी हम लोग दे चुके हैं। और इसी के कारण हम लोग को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है आगे देखिए समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इसके बीच में हम लोग जितना रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, यानी कि खपत कर रहे हैं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मतलब लापरवाही से जितना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो हम लोग को उसके चलते प्रॉब्लम झेलने को देखने को मिलेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम होंगे आगे हम लोग देखेंगे। रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट बैटिंग विद द अदर स्पेसिस फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इतना हम लोग को जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हैज़ लेफ्ट बैटलिंग विद द अदर स्पेसिस। यह सिर्फ एक ही चीज़ को बताता है कि हम लोग अदर स्पेसिस से लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? रिसोर्सेज के लिए। अब पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज हम लोग का सीमित है, तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा रिसोर्सेज। वही दिखा रहा है कि रिसोर्सेज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ रहे हैं। एंड क्या है, अनमिटिगेटेड, एक सेकेंड, मतलब कि मानव को धरती पर 12,000 वर्ष इतना ही साल हुए हैं, इतना ही हम लोग इतना तबाही कर दे रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को जो लगातार जला रहे हैं कंटिन्यूसली। फ्यूल्स नाउ हैज बीन क्रिएट ए ब्लैंकेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। जो कि फॉसिल फ्यूल जलाने से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड पे एक चादर की तरह कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुका है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, एंड विच इज स्लोली बट द श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। हाँ, जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड को जला रहे हैं, मानते हैं कि स्लोली धीरे धीरे ही, लेकिन पूरे यूनिवर्स पे यानी पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक, और क्या था, क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एंड क्या इन्वायरमेंटल डिबेट्स फॉर आवर टाइम। हमारे समय जो क्लाइमेट चेंज आज जो देख रहे हैं, तो हॉटली कंटेस्टेड एंड इन्वायरमेंटली डिबेट, ये काफ़ी विरोधाभास वाला डिबेट है। डिबेट आज भी है। इन्वायरमेंट चेंजिंग एंड विल द बेस्ट क्या है, अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली। क्या अंटार्कटिका का जो मेल्ट शीट जो है, बर्फ का पूरा मेल्ट हो जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड, यही सब डिबेट का टॉपिक है। ये सब जो गल्फ स्ट्रीम सब स्ट्रीम है, यानी कि ओशियनिक करंट है, तो ये सब करंट क्या समाप्त हो जाएंगे, डिस्टर्ब, बर्बाद हो जाएंगे। विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जो आज हम लोग जानते हैं सब वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। मे बी और मे नोट बी, ये सब टॉपिक होता है डिबेट करने का। ठीक है, हो भी सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता है। आइदर वे अंटार्कटिका इज द क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। यही सब अंटार्कटिका भी एक क्रूशियल एलिमेंट बनता है डिबेट का यहाँ पर। ठीक, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज ओनली द इन द वर्ल्ड,
हालांकि ऐसा नहीं है कि तो ये सब में अंटार्कटिका भी एक डिबेट का एलिमेंट बनती है। यहाँ पर बहस होता है इसके ऊपर, क्यों होता है? नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा ही नहीं है कि संसार में कि ऐसा ही वर्ड है विच हैज़ नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड, ऐसा इसलिए नहीं कि बस संसार में कि यही ऐसा जगह है जहाँ पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं सस्टेन किए हैं, और साथ ही साथ देयर फॉर द रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस प्रोजेक्ट, ऐसा इसलिए नहीं है कि वो वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और प्रिस्टीन मैंने काफ़ी प्योर जगह है इसलिए नहीं, बट मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादातर इसलिए होता है बिकॉज इट होल्ड इट्स आइस कोर हाफ मिलियन ईयर ओल्ड। देखिए यही बताता है, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स क्या लेयर ऑफ आइस। यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किसे इतना साल पहले हाफ मिलियन ईयर को का कार्बन का रिकॉर्ड्स वहाँ पे मिलता है, 22 के लेयर अति क्या बोलते हैं बर्फ के लेयर के नीचे ट्रैपेड है, यानी कि वहाँ पे फंसा हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कितना पुराना यहाँ का हम लोग का धरती है, यहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ था हिस्ट्री। इसी से कार्बन का जो रिकॉर्ड्स मिलता है ना, हाफ मिलियन ईयर को याद रखिएगा, ठीक है। 1 मिलियन के 10 लाख यानी 5 लाख साल पहले का। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ पास्ट, अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, एग्जामिन कर जांच करना चाहते हैं अर्थ का पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, अंटार्कटिका इज द प्लेस गो इट। वहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा ये सब कार्बन का रिकॉर्ड्स मिलेगा, इससे हम लोग का पास्ट पता चलेगा, प्रेजेंट का सिचुएशन देखिएगा कैसे वहाँ पर बर्फ पिघल रहे हैं, कैसे सी लेवल बढ़ रहे हैं सारा का सारा। तो वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ से आपका फ्यूचर का अनुमान होगा, फ्यूचर हम लोग कहाँ जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है। तो वहाँ जाइएगा तो ये सब देखने को मिलेगा, इसी कारण ऐसा होता है। और आगे देखिए, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा। आई वाज वर्किंग विद सोकाल्स्की एंड एम्स टू बी डू, सोकाल्स्की जहाज का नाम है, एंड एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच विल बी हेल्प देम फोस्टर आउटनेशनल रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लान। देखिए इस एग्जाम के तहत जो प्रोग्राम था, तो इस प्रोग्राम के साथ जो काम कर रही थी, या जो देखिए क्या क्या बोल रही है कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था, आई वॉज वर्किंग विथ ऑन सोकाल्स्की के साथ मैं इस पर काम कर रहा था, या कर रही थी, लड़की थी, तो क्या नाम है, क्या तिसानी दोषी। एम्स टू एग्जैक्टली दिस बाय द टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका एम यही था कि हाई स्कूल स्टूडेंट को कहाँ ले जाना है, संसार के एंड में, यानी अंटार्कटिका के पास, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, उन लोग इस टाइप के एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, विच हेल्प दे में फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो कि उन लोग को मदद करेगा एक नए समझ को फोस्टर क्रिएट करने में, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, और प्लानट को रिस्पेक्ट करने में उन लोग को मदद मिलेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नए नए स्टूडेंट सीखेंगे, जानेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इन लोग को ले जाने का हम लोग का एम रहता है, इसी सब बताने का, मतलब ये इंट्रोडक्शन कराने का, ठीक। इट्स बिन इन द ऑपरेशन फॉर द 6 ईयर नाउ, यह 6 सालों से काम हो रहा था, ठीक है। मतलब अभी नाउ है प्रेजेंट, अभी भी 6 सालों से काम हो रहा है। तो दिखाने के 6 सालों से इन लोग का जो प्रोग्राम है वहाँ ले जाने का स्टूडेंट का, तो अभी तक चल रहा है। हेड बाय द कैनेडियन जोफ ग्रीन, इनके द्वारा हेड किया जाता है प्रोग्राम को, ठीक है। पर्सन का नाम है हु गोट टायर्ड ऑफ कार्डिंग सेलिब्रिटी एंड रिटायर रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु वुड ओनली गिव ए बैक इन द लिमिटेड वे, जो कि पहले जैसे कि उनको जो टायर्ड कार्डिंग सेलिब्रिटी वगैरह, फिर रिटायर जो भी रिच पर्सन थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स जो कि मतलब जानना कि इच्छुक थे कि हम लोग जाना है, देखना है अंटार्कटिका कैसे क्या है, हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, जो पहले ऐसा करते थे इन लोग को ले जाते थे, तो इन लोग बहुत ही कम रिटर्न देता था। इन लोग अब स्टूडेंट को ले जा रहे हैं, पहले इन लोग को ले जाते थे, ठीक। 6 सालों से जो काम कर रहे हैं अब स्टूडेंट को ले जाते हैं, पहले इन लोग को ले जाते थे, तो इन लोग को ले जाने से कुछ फायदा नहीं होता था, ठीक। जो कि रिच पर्सन थे या फिर जो इच्छुक थे घूमने जाने के लिए, तो उन लोग को ले जाने से हम लोग को कंट्री पे कोई प्रभाव या फिर इन्वायरमेंट डिबेट्स या इन्वायरमेंट को बचाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ठीक। लिमिटेड वे में उन लोग का रिटर्न मिलता था उन लोग से। विद द स्टूडेंट ऑन आइस ऑफर ए फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत क्या हो गया कि स्टूडेंट को ले जाने लगे, एंड ही ऑफर्स जनरेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए उन लोग को ऑफर किए, एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज, जो जिस एज पे लाइफ चेंज होता है, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, जब सीखना चाहते हैं, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। तो स्टूडेंट को ले जाते हैं उसी समय जब उन लोग सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो यानी कि क्लास 12 को या सीनियर स्टूडेंट को ले जाते हैं। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम तो बहुत पहले से था, 6 सालों से काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऑफर किसको दिया, न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर यानी कि स्टूडेंट लोग को दिया, जो कि एट ए उसी एज पे जब इन लोग रेडी टू एब्जॉर्व, रेडी टू लर्न रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अच्छा हो गया, कंक्लूजन यहीं पे है कि जो पहले ले जाते थे रिच पीपल सबको, तो उन लोग को छोड़ के इन लोग को ले जाने लगे, तो इन लोग से ज़्यादा गेन हुआ, ठीक है। एंड द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन so successful because it's impossible to go anywhere and near the south pole and not be affected by it। देखिए इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का, तो प्रोग्राम अभी तक सक्सेसफुल रहा है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। ऐसे मतलब साउथ पोल का नज़दीक में जाइएगा तो आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा
द साउथ पोल एंड नॉट अफेक्टेड बाई इट, मतलब आपको वहाँ पे जाइएगा तो उससे अफेक्ट हो ही जाइएगा, किसे, अंटार्कटिका से। यानी कि कहने का मतलब कि वहाँ कोई जाता है तो ऐसा सोचेगा इसके बारे में नहीं सोचे, इसके बारे में नहीं ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं है, आप उसके इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो ही जाएगा। एंड इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट द पोलर आइस कैप मेल्टिंग, एकदम आसानी से देखने को मिलेगा, विल सिटिंग इन द कैप कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लैंग्यूट्यूड। बट देखिए, आप जो आइसबर्ग मेल्ट हो रहे हैं तो आप घर पर या कहीं से भी उसको देख सकते हैं, ठीक, सिटिंग बाय कंफर्ट जोन कहीं रह के आप देख सकते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन से पता चलता है, लोकेशन पे कहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं। लेकिन व्हेन यू कैन विजिबली द सी ग्लेशियर्स एंड रिट्रेनिंग आइस स्लैब्स, लेकिन जब आप जाकर वहाँ पे खुद से देखते हैं कि ये सब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस स्लैब्स जो भी है कोलैप्सिंग, पूरा बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जो गिर रहे हैं, यू बिगन रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी नियर। देखिए, आप वहाँ जाइएगा तो प्रभावित हो ही जाइएगा, और साथ ही कह रहा है कि आप घर पर भी देख सकते हैं कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से लोकेशन से पता कर लीजिएगा। लेकिन रियल में जाकर देखिएगा कि कैसे कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है, तब आपको रियलाइज होगा कि दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट यानी कि जो उसका प्रॉब्लम है, यानी कि धमकी, यानी बहुत जल्दी आ रहा है, हम लोग को मतलब रियल में देखने को मिलेगा। ये सब देखिए, यहाँ पे धूप वगैरह सेक रहे हैं, आगे देखिए तो पता चलेगा कैसे क्या। अंटार्कटिका बिकॉज फॉर द सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू गो, हाउ द लिटल चेंज इन द इन्वायरमेंट का। देखिए, अंटार्कटिका का यहाँ पे याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम का सिंपल है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ द लिटल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन ए बिग क्या है रिपरकेशन। करेक्ट, वहाँ पे एकदम उसका तो इकोसिस्टम क्या है, पहला चीज बोल रहा है कि एकदम सिंपल है, और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कमी है, इसके चलते क्या होता है, परफेक्ट प्लेस हो जाता है स्टडी करने के लिए कि कैसे लिटिल चेंज इन इन्वायरमेंट कैन हैव ए बिग रिपरकशन, यानी कि जो छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं इससे कितने बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब इस छोटे छोटे चेंज से काफ़ी बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है, वही कर रहा है यहाँ पे। ठीक, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक छोटा सा जीव है जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन इसका नाम है। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाएगा कैसे छोटे छोटे चेंज से बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन एक छोटा सा जीव है, ठीक है, माइक्रोस्कोप, दिस घास है, दिस ग्रासेस ऑफ द सी दैट नूरिश द सस्टेन एंड इंटायर द साउदर्न ओशियन फूड चेन। ये जो छोटा सा घास है वह नूरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, एंड सस्टेन द इंटायर लाइफ, जितना भी साउदर्न ओशियन का जो फूड चेन वगैरह होता है, तो सब इसका मेन पार्ट इसी का होता है। फाइटोप्लैंक्टन से फूड चेन वहाँ का साउदर्न ओशियन का होता है सब कुछ। ठीक, दिस सिंगल सेल प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पूछता है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा अच्छे से। दिस सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट द कार्बन, ये छोटा सा जो प्लांट है वो सन का एनर्जी को लेके कार्बन को ऑब्जर्व करता है, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वंडरस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है, एंड द मोस्ट वंडरस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, सनलाइट को लेके। एंड द साइंटिस्ट वार्न दैट द फर्दर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और साइंटिस्ट हम लोग को वार्न कर चुके हैं कि बताए हैं कि देखिए कि जो डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर में, हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट रे वगैरह को बचाया का एक परत है, तो वहाँ पे अगर डिप्रेशन हो रहा है तो विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटी क्या है वहाँ से प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा, विस्टर इन द अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द ऑल द मेरीन एनिमल्स बर्ड ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल साइकिल। देखिए, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, साउदर्न ओशियन का एकदम फूड चेन का मेन पार्ट वही है, उससे सब कुछ होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन इन्वायरमेंट से मतलब प्रभावित होगा, ये ओजोन लेयर के कारण समाप्त होगा, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम उधर का खराब हो जाएगा, पूरा फूड चेन बेकार हो जाएगा, तो वही यहाँ पे कह रहा है। एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन, सारे बर्ड्स वगैरह जितने हैं, एंड द ग्लोबल साइकिल देखने को मिलेगा कि बहुत ही डेंजर सिचुएशन में आ गया है। एंड द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर द एग्जिस्टेंस, तो लास्ट में क्या बोल रहा है कि इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, ये जो फाइटोप्लैंक्टन का जो स्टोरी वगैरह सुने, देयर इज द ग्रेट मेटाफर फॉर द एग्जिस्टेंस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेटाफर छिपा हुआ है। क्या मेटाफर है, देखिए, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फैल इनटू प्लेस। कह रहा है कि आप छोटे छोटे चीज़ का ध्यान दीजिएगा, टेक केयर करिएगा, तो आपका बड़ा चीज़ आसानी से सेव हो जाता है, यानी कि हम लोग को बड़े पे ध्यान नहीं देना, हम लोग को छोटे छोटे पे ध्यान देना है, बड़ा चीज़ अपने आप हो जाता है। तो यही बोल रहा है, एक ग्रेट मेटाफर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है वॉक ऑन द ओशियन। अब ओशियन पर चलना, तो ओशियन पर कैसे चलेंगे, इसके बाद जो भी इसको देख लेंगे, बस छोटा सा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, और थोड़ा सा, ठीक है, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज द फुल ऑफ सच एम्फेसिस इपिफेनिस बट द बेस्ट अकर्ड, मतलब कि अंटार्कटिका पे इनका जाने का जो फुल ऑफ सच एम्फेसिस, मैंने काफ़ी सब कुछ रियलाइज अच्छे से हुआ, ठीक है, सब कुछ मतलब फुल ऑफ एक्सपीरियंस था,
बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस किए थे लाइफ को वहाँ पर क्या था, बट द बेस्ट अकर, लेकिन सबसे जो अच्छा था कौन था, जस्ट शॉर्ट फॉर अंटार्कटिका सर्कल एट द इतना डिग्री ऑफ द साउथ, सबसे अच्छा यहाँ पर मिला, यानी कि जो क्या है अंटार्कटिक सर्किल पे, यानी कि 65.55 डिग्री पे। यहाँ पे क्या हुआ, तो सोकैल्स्की हैड मैनेज टू वेज द हरसेल्फ इनटू द थिक वाइट स्ट्रेच ऑन द आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड द क्या है टेड पोलो आइसलैंड। देखिए करेक्ट, यहाँ पे क्या सोकैल्स्की मैनेज टू वेज, ये वेज मैंने कहा था फंसना, तो सोकैल्स्की जो जहाज था नाव था इन लोगों को फंस गया इनटू द थिक वाइट स्ट्रेच, एक बहुत बड़ा आइस का वाइट होगा कुछ भी बड़ा, उसमें फंस गया, बिटवीन द पेनिसुला एंड टेड फेलो के बीच में फंस गया, बर्फ के बीच में फंस गया, एंड द आइसलैंड विच वाज प्रिवेलिंग अस फ्रॉम द गोइंग एनी फर्दर। अब हम लोग को आइसलैंड जिस पे चल रहे थे अब आगे जाने से रोक रहा था, एंड कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब कैप्टन डिसाइड किया कि हम लोग को मुड़ना होगा, मुड़ के नॉर्थ की ओर रिटर्न आना होगा, बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले वी ऑल हैव टू इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द क्या है गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। लेकिन इतना करने से पहले बोला कि चलिए हम लोग इधर इस साइड, मतलब कि हम लोग को राउंड लेना होगा, नॉर्थ की ओर चलना होगा, इससे पहले क्या करना होगा, वी ऑल हैव इंस्ट्रक्टेड क्लाइम टू द डाउन, क्या है गैंगप्लैंक एक तख्ता होता है, तख्ता के जरिए आप नीचे उतरिए, एंड वॉक ऑन द ओशियन पे चलिए, क्योंकि फंस चुका है, जब तक सब लोग नीचे नहीं उतरेगा तब तक क्या नहीं चलेगा। सो देर वी वेयर ऑल कितना थे 52 ऑफ अस, हम लोग 52 थे, एंड कीटेड आउट इन द गोरटैक्स एंड ग्लेयर्स, ये सब लेकर हम लोग अपना जो सामान होता है किट और सारा सामान लेकर, एंड वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कीटेड आउट में सारा सामान लेकर उतरी, जैसे कि गोरटेक्स वगैरह भी था इसमें, जैसे कि यहाँ पे ग्लेयर्स में लाइट होते, लाइट लेकर है, फिर ये पहनने वाला होता ड्रेस टाइप के, तो पानी में जो पहन के उस टाइप से पहन के, एंड वॉकिंग ऑन स्टार्क वाइट रेड दैट सीम टू बी स्प्रेड आउट फॉर रिवर, और एक इस पे चल रहे थे सब लोग, स्टार्क वाइटनेस में बर्फ का टुकड़ा होगा इसी पे, दैट सीम टू बी स्प्रेड आउट फॉर रिवर, जो हर जगह लग रहा था कि स्प्रेड है, फैला हुआ है, एंड अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक पैक, एंड अंडरनीथ दैट, जैसे कि जो मेरा फीट पैर जिस पे हम चल रहे थे वाज ए मीटर थिक पैक, मतलब 1 मीटर मोटा था, मोटा बर्फ का टुकड़ा था, एंड अंडरनीथ उसके नीचे 180 मीटर ऑफ द लिविंग क्रीचर लिविंग ब्रीथिंग, उसके 80 मीटर तक सब कुछ सांस वगैरह ले रहे थे, जानवर लिविंग क्रीचर रह रहे थे, साल्ट वाटर था सब कुछ, ठीक कहने का मतलब 1 मीटर तक हम लोग का बर्फ था, उसके नीचे सब कुछ जीव वगैरह जो रहती है। इन द पेरीफेरी क्रेबिएटर्स सील्स वेर स्ट्रेचिंग and sunning themselves on the ice floor much like a stray dog will do under the shade of banyan tree। कह रहा है कि देखिए क्रीचर का नाम है यहाँ पे जिसका पेरीफेरी कार्बिटर सील के पेरीफेरी यानी बाउंड्री पे, ये सील एक जानवर का नाम है, और क्रिएबेटर सील यहाँ पे पिक्चर ऊपर दिखा रहा है, वेयर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग, जो अपना धूप वगैरह सेक रहे हैं, जैसे कि ऑन द आइस फ्लोर पे, छत पे, मच लाइक स्टे डॉग, जैसे कि जो गली का हम लोगों का जो कुत्ता होता है, विल अंडर द शेड ऑफ द बनियान ट्री, जो कभी कभी गर्मी में बनियान ट्री के नीचे अपना धूप करके ऐसा सेकता है, तो उसी टाइप से यहाँ पे इन लोगों का धूप सेक रहा है, एंड वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिलेवेशन एंड एवरीथिंग डज द इंडिट कनेक्टेड, और यहाँ पर मतलब कुछ बचा नहीं था, सब कुछ वहाँ पर दिख रहा था कैसे कैसे, एंड एवरीथिंग डज इंडिट कनेक्टेड, सब कुछ लग रहा था कि सही में कनेक्ट हो रहा है सब कुछ। देखिए यहाँ पर जो सील जो क्रिएचर है धूप कैसा सेक रहा था, इसी के बारे में यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है, देखिए सील है, ठीक। चलिए और लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में एक खत्म, 2 लाइन और हम बच रहा है ना। 9 टाइम जोन जो स्टार्टिंग में देखा, 6 चेक.3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर, सब कुछ यहाँ पे मिला, एंड आई विल स्टे वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी एंड द बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लानट, और वह आश्चर्यचकित था कि कैसे ब्यूटी और बैलेंस प्ले आवर प्लानट, मतलब कैसे पूरा प्लानट में बैलेंस बना हुआ है। अब ब्यूटी और बैलेंस करने का मतलब कहीं पे बहुत ठंड है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे कुछ अलग अलग कंडीशन है, लेकिन फिर भी हमारा प्लानट कैसे बैलेंस में है, तो इसी पे मैं हाउ वुड इट बी इफ द अंटार्कटिका वेयर टू बिकम वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। कर रहा है कि हाउड कैसा होगा, इफ जब अंटार्कटिका वेयर बिकम टू, वैसा ही वार्म जो पहले था वैसा प्लेस अगर फिर भी आज हो जाएगा तो क्या होगा, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम देख पाएंगे उसमें, या हम लोग उस रह पाएंगे, ऐसा कुछ जब होगा तब हम लोग उसके आसपास देखने के रहेंगे, या और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ डायनासोर, या हम लोग जैसे डायनासोर वगैरह चला गया तो वैसे हम लोग भी चले जाएंगे, मैमोथ ये सब जो चले गए हैं तो वैसे पर हम लोग भी चले जाएंगे, या फिर हम लोग रह पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन कर रही है लेखिका। हु टू से, कौन कह सकता है क्या होगा, बट आफ्टर द स्पेंडिंग 2 वीक्स विद द बंच ऑफ टीनेजर, लेकिन ये सब 2 वीक्स गुजारने के साथ टीनेजर के साथ, हु स्टिल हैव ए आइडियलाइज टू सेव द वर्ल्ड, जिनके पास अभी भी
एक आइडिया था जो वर्ल्ड के बचाने का, जो बचपन जो स्टूडेंट लोग थे उन लोग के पास स्टिल हैव आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। उन लोग के पास अभी भी एक आइडियलिज्म था, एक उन लोग के विचार माइंड में था कि हम लोग को वर्ल्ड को बचाना है। ऑल आई कैन से इट इज़ दैट ऑफ लॉट ऑफ कैन हैपन इन मिलियंस ईयर्स। तो इतना से हम लोग कह सकते हैं कभी भी आने वाला मिलियंस ईयर में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट ए डिफरेंस दैट मेक्स, लेकिन तो मतलब आने वाले मिलियन ईयर में मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ए लॉट ऑफ कैन हैपेंस बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स। लेकिन अब मतलब करें कि एक दिन में क्या होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता आने वाले दिनों में इस टाइप से। तो ये देखिए स्टोरी टाइप का था नहीं, काफ़ी टेक्निकल वर्ड, काफ़ी टर्म इसमें देखने को मिलेंगे। आज अच्छे थे, हम पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा इसको हमको भी, तो आप लोगों को समझने में और टाइम लगेगा, पढ़िए एक दो बार तो अच्छे से हो जाएगा। और ये राजा रानी वाला टाइगर किंग उस टाइप से नहीं था, थोड़ा सा जोग्राफिकल टेक्निकल, थोड़ा सा नए नए टर्म नए नए वर्ड समझने को देखने को, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या क्या। तो अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो भी MCQ तो देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सब कुछ देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये तो लाइन वाला ऊपर वाला देख लीजिए, जितना समझ पाओ उतना आपको समझा दिए, और इतना ही पढ़िए, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो से क्या बोलते हैं देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट करिए, पूछिए, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।